या तो चीज़ें रेल में होती हैं या जेल में होती हैं, या तो सेंसेक्स 5 लाख करोड़ पे होने वाला होता है या हिंदुस्तान का कभी कुछ नहीं हो सकता। हम और आप जानते हैं कि SWP एक अच्छी चीज़ है उनके लिए जिनको इनकम की जरूरत है, कि अगर आपने कोई रील देख ली, सब रील देखते हैं, मैं भी रील देखती हूँ, रात को बैठ के सब स्क्रॉल करते हैं। सो द प्रॉब्लम इन 40 सेकंड रील इज आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता। मैं मानती हूँ कि आज के जमाने में अगर आप लिंक्डइन पे जाएं तो सबका प्रमोशन हो रहा है, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जाएं तो सबकी शादियां अच्छी हैं, और ट्विटर पे जाएं या एक्स पे जाएं तो सब पैसे कमा रहे हैं। ये दुनिया की सच्चाई हो नहीं सकती। अगर आप किसी फिल्म के सेट पे जाएं, किसी भी सेट पे जाएं, आमतौर से सेट के 2 हिस्से होते हैं। एक जो फ्रंट का सेट होता है जो आप टीवी पे देखते हैं, वो बहुत खूबसूरत होता है, और एक उसके पीछे का सेट होता है और वो क्या होता है। अपने बैक स्टेज को लोगों के फ्रंट स्टेज से ना कंपेयर करें। आई हैव सीन वेरी रिच पीपल हु आर वेरी अनहैप्पी क्योंकि वो पैसा यूज नहीं करते। मनी एक टूल है आपकी जरूरतों को पूरा करने का। शार्क टैंक करने से पहले तक मेरा पोर्टफोलियो 100% म्यूचुअल फंड्स था। आई डिडंट हैव एनीथिंग एल्स। मैंने लाइफ में कभी स्टॉक नहीं ओन किया है, क्योंकि हम सब बात करते हैं नए इन्वेस्टर क्रिएट करने की, लेकिन जो क्रिएट कर रहे हैं वो खुश हैं या नहीं, उसकी कौन जिम्मेदारी लेता है। तो अगर आप लोगों को बता रहे हैं कि भाई बारिश है, ट्रैफिक होगा, रोड बम्पी है, तो वो उसी उम्मीद से जाए या नहीं जाएगा। My only request to everyone, I have made this request to fintech platforms also, please stop showing this 1 year return statistic। हमने अपनी वेबसाइट से by the way बंद कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल। फंडनामा के इस एपिसोड में आज मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं, एडलवाइज म्यूचुअल फंड की MD एंड CEO मिस राधिका गुप्ता। राधिका गुप्ता जी को किसी पहचान की या इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आज वैसे एडलवाइज 2 लाख करोड़ का करीब AUM मैनेज कर रही है, और जब कोई भी फंड हाउस बड़ा हो जाता है जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं। इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद भी राधिका जी इन्वेस्टर एजुकेशन और फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए बहुत ही डेडिकेटेड हैं। आप चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, टीवी हो या न्यूज़पेपर, जर्नल, सब में उनके आर्टिकल्स या टीवी पर वो दिखाई देती हैं। उसके अलावा इन्वेस्टर्स फोरम जो भी हैं वहाँ पर उनकी प्रेजेंस हमेशा दिखाई देती हैं, वो कंट्रीब्यूट करती हैं। साथ ही जो अक्सर देखने को नहीं मिलता है बाकी जगह पर, तो राधिका जी सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव हैं, और मैंने कई बार उनसे ये बात पूछी भी है कि आप कैसे इतना समय निकाल लेती हैं। और उन्होंने एक ही बात कही कि इन्वेस्टर्स किसी उम्मीद के साथ में किसी भी फंड हाउस के साथ जुड़ते हैं या अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके जो भी सवाल हैं उनका जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप लिंक्डइन की बात करें तो लिंक्डइन पर करीब 1 मिलियन कनेक्शन हैं राधिका जी के। यंग जनरेशन आजकल इंस्टाग्राम पर काफ़ी एक्टिव रहती है, तो वहाँ पर भी करीब 2 लाख सब्सक्राइबर्स या फॉलोवर्स राधिका जी के वहाँ पर हैं। एक्स यानी कि ट्विटर की बात करें तो करीब 3.5 लाख फॉलोवर्स वहाँ पर मैंने देखे हैं। तो यानी कि आप देखेंगे कि उनकी फॉलोअरशिप काफ़ी ज़्यादा है, लोग जुड़ना चाहते हैं, उनसे अपने सवालों के उत्तर चाहते हैं, और राधिका जी भी उन्हें कभी निराश नहीं करती, खुद अपने आप उनके आंसर्स देती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बड़ी कंपनीज में देखा जाता है जब लोग बिजी हो जाते हैं तो टीम मैनेज करती हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स, लेकिन राधिका जी खुद इन्वेस्टर्स के सवालों के उत्तर देती हैं। राधिका जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आपने समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल से, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा मैं बता रहा था, वैसे सबको ये बातें पता है, बट मैंने चाहा कि मैं एक बार दोबारा से रिपीट करूं। आपकी एजुकेशन क्योंकि कंप्यूटर साइंस में है, फाइनेंस और मैनेजमेंट के साथ साथ, और आपकी प्रेजेंस सोशल मीडिया में भी काफ़ी है। आज की जनरेशन सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन लेती है और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन्वेस्ट करती है। इस पर मैं बात कर रहा हूँ यंग जनरेशन की। तो आपने तो खैर वो समय भी देखा है, बल्कि हम बात करें एडलवाइस की, जब आपने CEO का चार्ज लिया था, तो अगर मैं सही हूँ तो करीब 6,500 करोड़ के आसपास AUM था। वहाँ से करीब 2 लाख करोड़ के आसपास आप पहुँच गई। तो मतलब बहुत अच्छी प्रोग्रेस यहाँ पर देखी गई है। लेकिन इन्वेस्टर के बिहेवियर में कुछ चेंज भी आए हैं जो मैंने भी देखा है, और आप ज़्यादा बताएंगे उस बारे में।
तो 10 साल पहले और अब में जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनके बिहेवियर में किस तरह का चेंज आप देख रही हैं? तो आई थिंक सबसे पहले तो आई थिंक हमेशा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। किसी भी डिजिटल माध्यम की बात करने से पहले मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि मैं इवन दो आई एम नॉट 20, मैं खुद को युवा पीढ़ी की मानती हूँ। बिल्कुल। मैं और मैंने जब शुरू किया था तो कंपेयर टू अदर एएमसी सीईओज में काफ़ी यंग थी, और मैं कभी ऐसी शख्स नहीं बनना चाहती जो बैठ के क्रिटिसाइज़ करना चाहे सोशल मीडिया के मीडियम्स को, क्योंकि जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया मैं खुद इन मीडियम्स पे बहुत एक्टिव हूँ और मैं बहुत लोगों के साथ इन पे इंगेज करती हूँ, और मुझे लगता है कि अगर सही इस्तेमाल करा जाए, और क्रूशल वर्ड्स ये हैं सही इस्तेमाल, तो ये मीडियम्स बहुत पावरफुल हो सकते हैं। कल ही हम बात कर रहे थे ऑफिस में कि अगर आप इंटरनेट को, स्मार्टफोन को, एआई को सही तरह से इस्तेमाल करें तो ये आपके हाथ में एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन आप गलत तरह से इस्तेमाल करें तो ये बहुत डेंजरस टूल है। तो मैं टेक्नोलॉजी के बारे में एज अ कंप्यूटर साइंस कभी क्रिटिकल नहीं रही हूँ ना। जहाँ तक बिहेवियर की बात है नए इन्वेस्टर्स का, तो अच्छी और बुरी बातें दोनों हैं। आई थिंक अच्छी बात यह है कि लोग बहुत ओपन माइंडेड हो गए हैं, रिस्क अवर्जन काफ़ी कम हो गया है, बढ़ते हिंदुस्तान के साथ एस्पिरेशन बढ़ गई है, और एक्सेस हर चीज़ का है। पहले जो फंड को लेने में, जो एसआईपी को शुरू करने में फॉर्म ढूंढना पड़ता था, वो अमेजोन या ब्लिंकिट के कार्ट की तरह आप ले सकते हैं और विद इन 5 सेकेंड्स द फंड इज़ विद यू। तो एक्सेस है, एस्पिरेशन है, अवेयरनेस है, रिस्क एपेटाइट भी है। मैंने हमारी ब्रांड की ग्रोथ में देखा है मेरिटोक्रेसी भी बहुत हो गई है। तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो अच्छा कर रहा है, अगर आप कम्युनिकेट सही कर पाते हैं, तो लोग ये नहीं देखते कि आपका लास्ट नेम क्या है, मेरिट पे मेरिटोरियस भी बहुत हो गए हैं। तो मुझे बहुत मज़ा आया। आई थिंक जो थोड़ी परेशानी ये है कि सोशल मीडिया के कारण टाइम होराइजन थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म हो गए हैं। और क्या है, मीडिया की जो दुनिया है वो नेचुरली एक बहुत सेंसेशनलिस्ट दुनिया है। हमारे जो यूपी में भाषा है, या तो चीज़ें रेल में होती हैं या जेल में होती हैं, या तो सेंसेक्स 5 लाख करोड़ पे होने वाला होता है, या हिंदुस्तान का कभी कुछ नहीं हो सकता। और वो पेंडुलम यहाँ से यहाँ घूमता है। एंड आई थिंक अच्छा निवेश बीच की राह का होता है, और सोशल मीडिया ये नहीं सेलिब्रेट करता कि आप बीच की राह पे चलें, क्योंकि अगर आप कह दें कि देश में सब कुछ हो रहा है, ठीक चल रहा है, तो कौन उस पर आर्टिकल लिखेगा, कौन इन्फ्लुएंसर उस पर वीडियो बनाएगा। वीडियो तो ऐसे होने चाहिए ना, एमएफ इंडस्ट्री में एफएसआईपी पे कभी पैसा नहीं बनेगा, या 2 साल में पैसा डबल, ऐसे ही वीडियो बनते हैं। तो जो एक एक्सट्रीम्स पे स्विंग करने की टेंडेंसी है, वो सोशल मीडिया थोड़ा एग्जैजरेट करता है, और थोड़ा टाइम होराइजन आपका छोटा हो गया। सो व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ टू कॉन्स्टेंटली फोर्स योर सेल्फ कि मैं बीच की राह में आ जाऊँ। ज़्यादा खुश ना होना चाहिए, ना ज़्यादा दुखी होना चाहिए। अच्छा, जब आप बात करते हैं यूट्यूब की, तो यूट्यूब में क्योंकि अक्सर लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस होते हैं तो काफ़ी एजुकेशनल हो सकता है जी, पर जब बात होती है इंस्टाग्राम की, तो शॉर्ट्स में या रील्स में आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, पर एजुकेशन शायद नहीं मिलती है। अब ऐसे में इन्वेस्टर्स कई बार छोटी सी बात को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि इन्वेस्टर जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट करते हैं, तो क्या वो सच में और या उसके हिसाब से फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं? कि हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड का जो टोटल इंडस्ट्री का एयूएम है वो दिन पर दिन बढ़ रहा है, एसआईपी बुक भी बढ़ रही है, तो मतलब नए इन्वेस्टर्स भी जुड़ रहे हैं, पुराने इन्वेस्टर्स और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या इन्वेस्टर्स इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहे हैं आपके हिसाब से, या फिर ये जो इन्फ्लुएंसर्स भी हैं वो जो बातें बोलते हैं उससे इन्फ्लुएंस होकर और इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं उसको देख के लगता है कि शायद ये रिस्की भी हो सकता है? तो इसमें आपका क्या व्यूज़ हैं आपके? इसी तरह गुड एंड बैड इन्फ्लुएंसर्स, हर चीज़ में अच्छा बुरा होता है। बट आई विल गिव यू, आई थिंक ये जो आपने इंस्टाग्राम की बात की ना, और शॉर्ट फॉर्मेट रील्स की बात की, ये मुझे थोड़ा परेशानी वाला मामला लगता है। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देती हूँ अपने ही घर का। तो मुझे फ़ोन आया अपने एक रिश्तेदार का कि मुझे SWP करनी है।
तो मैं जानती हूँ इस रिश्तेदार को, और ये ऐसे रिश्तेदार हैं पंकज जी जो सालों से SIP कर रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो बढ़ा रहे हैं। तो मैंने फिर कहा कि आपको SWP की क्या ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि SWP एक अच्छी चीज़ है उनके लिए जिनको इनकम की ज़रूरत है। बिल्कुल। मैंने कहा ऐसा कुछ हालात बदल गए, थोड़ा चिंतित हो गए। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे कोई इनकम की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा फिर SWP का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? उन्होंने कहा रील देख ली। उसने कहा सबको SWP करना चाहिए। मैंने कहा SWP बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन SWP उसके लिए अच्छी चीज़ है जिसको आमदनी की, रेगुलर इनकम की ज़रूरत है, और आपको है नहीं। सो द प्रॉब्लम इन अ 40 सेकेंड रील इज आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलता। एंड सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने कोई रील देख ली, सब रील देखते हैं, मैं भी रील देखती हूँ, रात को बैठ के सब स्क्रॉल करते हैं, आप उस पर डिसीजन ना लें। या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जाके बात करें या जांच करें, डिटेल में जाके समझिए कि एक्चुअली मेरे लिए सही है या नहीं। व्हाट सोशल मीडिया डजंट गिव यू इज कॉन्टेक्स्ट। अच्छी चीज़ है पर किसके लिए अच्छी? तो क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्मेट में आपको थोड़ी मिलती है इन्फॉर्मेशन, हाँ। अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लेते हैं। जो आपने भी एग्जांपल दिया WP का, बहुत कॉमन हो रहा है। हाँ। मुझे भी सुनने को मिलता है, कई बार इन्वेस्टर्स पूछते हैं कि मुझे क्या शुरू करना चाहिए। और वजह शायद यही होती है क्योंकि रील में उनको लगता है कि हर महीने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। या पैसे मिलते हैं, विड्रॉ भी नहीं, उन्हें लगता है कि इन्वेस्टमेंट किया, हर महीने पैसे मिलते हैं, तो ये तो अच्छी चीज़ है, मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसा मिलता रहेगा। तो इंटरप्रिटेशन शायद गलत हो जाता है। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल मेरा और भी था आपसे। कई बार क्या होता है, सोशल मीडिया की बात करते हैं तो जो भी सक्सेस होती है वो सेलिब्रेट की जाती है, कोई बताता नहीं नुकसान क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो जो देखने वाला है उसको तो यही लगता है कि सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। तो इसमें किस तरह से, मतलब जो लोग इन्फ्लुएंस होकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लेते हैं, जैसे आपने कहा कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जो आप देखते हैं, और ये बात इन्वेस्टमेंट की नहीं है, कई बार लोग अपनी लाइफ के बारे में भी अच्छी अच्छी बातें बहुत पोस्ट करते हैं और दूसरे लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ये नहीं मालूम चलता है कि कितना डेट में बेचारा डूबा हुआ है। वो सिर्फ ये बता रहा है कि मैं कहाँ घूमने गया, मैंने कौन सी गाड़ी बाई की है, मैंने क्या किया हुआ है। और यही हो रहा है इन्वेस्टमेंट में कि लोग सेलिब्रेट करते हैं अपनी सक्सेस को, बता देंगे मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट किया डायरेक्टली, मुझे इतना फ़ायदा हो गया, पर देखेंगे पोर्टफोलियो में तो एक स्टॉक ने अच्छा किया होगा, 4 ने लॉस किया होगा। तो इसको जो भी इन्वेस्टर्स मतलब सोशल मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए? देखिए, मैं मानती हूँ, एंड मेरी जो इनिशियल डेज में सोशल मीडिया फॉलोइंग बनी वो शायद इसलिए बनी क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी ऑनेस्ट हूँ, इंक्लूडिंग अबाउट माई ओन फेलियर्स एंड मिस्टेक्स। मैं मानती हूँ कि आज के ज़माने में अगर आप लिंक्डइन पे जाएं तो सबका प्रमोशन हो रहा है, आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जाएं तो सबकी शादियाँ अच्छी हैं, और ट्विटर पे जाएं या एक्स पे जाएं तो सब पैसे कमाने हैं। ये दुनिया की सच्चाई हो नहीं सकती। और मैं सबको कहती हूँ निवेश के, क्योंकि मेरे पास बहुत यंग बच्चे लड़कियां आते हैं अबाउट करियर एडवाइस, जस्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया, एंड लॉट ऑफ देम फील द प्रेशर कि हम कोई रेपुटेशन बनाए या कोई इमेज बनाए जिसको हमें लिव अप करना है, हालांकि उन्होंने कुछ किया नहीं है। तो इट्स अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस ऑल्सो। तो आई टेल देम ये स्ट्रेस काटो। पहले लोगों से कंपैरिजन करना ना अनहैप्पीनेस का सबसे पहला फॉर्मूला है। एंड आप, आई डिड अ शो कॉल्ड शार्क टैंक, लॉट ऑफ पीपल नो। अगर आप किसी फिल्म के सेट पे जाएं, किसी भी सेट पे जाएं, आमतौर से सेट के 2 हिस्से होते हैं। एक जो फ्रंट का सेट होता है जो आप टीवी पे देखते हैं, वो बहुत खूबसूरत होता है, इट्स ब्यूटीफुल, चेयर्स, लाइट्स, कैमरा। और एक उसके पीछे का सेट होता है और वो कैओस होता है, वो बेकार होता है, वायर्स होती हैं, चल नहीं सकते। हर आदमी की ज़िंदगी में बैक स्टेज भी होता है, फ्रंट स्टेज भी होता है। हर पोर्टफोलियो में भी बैक स्टेज होता है, फ्रंट स्टेज होता है। आप अपने बैक स्टेज को लोगों के फ्रंट स्टेज से ना कंपेयर करें। आपको अपने दोनों दिखते हैं, उसका सिर्फ फ्रंट स्टेज। एंड इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, चाहे ज़िंदगी है या पोर्टफोलियोज है, आप क्या चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो से वो जानना ज़रूरी है। मैं क्या चाहती हूँ अपने पैसे से, मैं एक डॉक्यूमेंट में लिखती हूँ मेरे पैसे से क्या अरमान है, मैं कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरे गोल्स क्या हैं, मुझे डर किससे लगता है। अगर मेरा पोर्टफोलियो 30% गिरता है मेरे को क्या फील होता है, मैं ये सब लिखती हूँ। और मेरे हस्बैंड इसको रिव्यू भी करते हैं, ऑल्टर भी करते हैं अपने सर।
क्योंकि अगर आपके पास ज़िंदगी में वैल्यूज़ हों, हिंदुस्तानी कल्चर में अगर आपके पास वैल्यूज़ हों, कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो आपके पास एक पॉइंट है जहाँ आप रेफर कर सकते हैं, एक एंकर है, और फिर आप ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके पीछे नहीं पड़ते. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन इन्वेस्टिंग टू हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ गोल्स एंड पर्पस, बिकॉज फाइनली पंकज जी, व्हेन यू एंड आई आर 80, वी विल नॉट सिट एंड कंपेयर उनका रिटर्न मेरे से ज़्यादा था. इट्स नॉट व्हाट मनी इज़ फॉर. गुड, आई हैव सीन वेरी रिच पीपल हु आर वेरी अनहैप्पी क्योंकि वो पैसा यूज़ नहीं करते. एंड आई हैव सीन वेरी एवरेज पीपल इन टर्म्स ऑफ प्योर मनी टर्म्स who use their money very sensibly to fulfill needs. मनी एक टूल है आपकी ज़रूरतों को पूरा करने का. अच्छा, मेरा सवाल भी यही था, मैं पूछने वाला था आपसे, और आपने काफ़ी बातें उसमें से बता दी हैं कि आप खुद का पैसा कैसे मैनेज करती हैं. एक तो आपने बताया कि आप लिख कर पूरा रखती हैं, तो ऑब्वियसली आपने गोल भी सेट किए होंगे, लिखे होंगे, उसके हिसाब से मैनेज करते होंगी, मॉनिटर करती होंगी. लेकिन उसमें जो एसेट एलोकेशन है उसे कैसे आप देखती हैं, कितने फ्रिक्वेंटली रिव्यू करती हैं, और क्या किसी एडवाइजर की मदद लेती हैं या खुद करती हैं? थोड़ा ये भी बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को. उसके बाद में वापस आऊँगा मैं, ये जो हम बात कर रहे थे आज डिजिटल माध्यम की और सोशल मीडिया की, पर क्योंकि आपने बात छेड़ी है तो मुझे थोड़ा और बताइए जिससे मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिले आपसे. So actually my portfolio is fairly simple. Firstly, me and my husband both invest separately, but we talk a lot about our portfolios क्योंकि मुझे लगता है पैसा परिवार के लिए होता है, तो दोनों हस्बैंड वाइफ को बात करनी चाहिए इवन इफ इन्वेस्टमेंट्स आर सेपरेट. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. हम दोनों लिखते हैं हमें क्या चाहिए, एंड वी ब्रॉडली सेट 5-year प्लान्स. नाउ इफ़ यू लुक एट माई पोर्टफोलियो, पहले मैं एसेट एलोकेशन की बात करती हूँ. शार्क टैंक करने से पहले तक मेरा पोर्टफोलियो 100% म्यूचुअल फंड्स था. आई डेंट हैव एनीथिंग एल्स. मैंने लाइफ में कभी स्टॉक नहीं ओन किया है क्योंकि मैंने ज़िंदगी एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में बताई है. सो आई हैव नेवर ओन्ड एनी स्टॉक आउटसाइड ऑफ ईसॉप ओनरशिप, क्योंकि एक तो मुझे स्टॉक्स को खरीदने का, बेचने का, ट्रैक करने का टाइम नहीं है, दूसरा कंप्लायंस बहुत मुश्किल है, और तीसरा मुझे फंड से बहुत अच्छा है. सो आई ओनली बाय म्यूचुअल फंड्स. आफ्टर शार्क टैंक अबाउट 15% to 20% ऑफ माई पोर्टफोलियो इज़ एन अनलिस्टेड कंपनीज. सो म्यूचुअल फंड्स प्लस अनलिस्टेड कंपनीज ये मेरे पोर्टफोलियो में है. अब थोड़े से SIF भी आ गए हैं. अब मैं क्या एसेट एलोकेशन रखती हूँ. एसेट एलोकेशन मेरी ज़िंदगी की नीड्स के हिसाब से है. सो व्हेन आई हैड जस्ट बिकम CEO, आई हैड अ लार्ज होम लोन, तभी एंटरप्रेन्योर से कंपनी कन्वर्ट की थी, एट्सेट्रा. वी हैड डिफरेंट, सो आई वाज क्वाइट कंजर्वेटिव. सो इफ़ यू आस्क मी, द डोमिनेंट फंड्स, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, ऐसे फंड्स ज़्यादा थे मेरे पोर्टफोलियो में, बिकॉज मैं थोड़ा कंजर्वेटिव, एंड माई हस्बैंड ऑल्सो वर्क्स इन कैपिटल मार्केट. सो बोथ ऑफ अस हैव वेरी हाई बीटा. जब मार्केट खराब होता है तो प्रोफेशन में भी सब खराब होता है, पर्सनल. सो वी वॉन्ट दैट. आफ्टर वी पेड डाउन होम लोन, इनकम वेंट अप, ऑल ऑफ दैट, पोर्टफोलियो बिकेम लॉट मोर अग्रेसिव. सो नाउ आई हैव मच मोर मिड एंड स्मॉल कैप एक्सपोजर. इफ यू सी, मोस्ट ऑफ माई एक्सपोजर इज इक्विटी. उसमें से 70% मिड एंड स्मॉल कैप है. लार्ज कैप का मिश्रण एक्चुअली इसमें काफ़ी कम है. मैंने हमेशा इंटरनेशनल फंड्स करीब 15 से 20% रखे हैं सिंस द डे आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, क्योंकि मेरी परवरिश बाहर हुई है तो मुझे डाइवर्सिफिकेशन की वो बहुत है. आई हैव सम गोल्ड एंड सिल्वर का SIP, बट ब्रॉडली आज की तारीख में मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, ऐसे फंड्स होंगे, और थोड़े बहुत US और चाइना के फंड्स होंगे, और गोल्ड एंड सिल्वर होगा. तो वही नॉर्मल एसेट एलोकेशन, वेरी वेरी फोकस्ड ऑन इक्विटी. रिव्यू का मेरा बड़ा एक क्लियर फ्रेमवर्क है, क्योंकि आपने पूछा. आई चेक द पोर्टफोलियो ओनली वंस अ क्वार्टर. उससे फ्रीक्वेंटली मैं चेक भी नहीं करती, मुझे वैल्यू भी नहीं पता. ओके. आजकल लोग रोज देखते हैं, दिन में बहुत बार देखते हैं मुझे. एंड अगर कभी कभी मैं वो वंस अ क्वार्टर का भी चेक भूल जाती हूँ, बिकॉज वो उसमें मैं कुछ करती नहीं हूँ, सिर्फ चेक करती हूँ. वंस अ ईयर अराउंड मई और जून मैं और मेरा हस्बैंड बैठते हैं, तब तक सबके इंक्रीमेंट्स वगैरह, बिकॉज वी आर सैलरीड, वो भी पता चल जाते हैं. एंड वी ट्वीक द पोर्टफोलियो. मोस्टली हम क्या करते हैं, अपनी SIP का क्वांटम बढ़ाते हैं, क्योंकि आपका क्या हो जाता है, 7-8% जो भी है आपका इंक्रीमेंट हो जाता है, लेकिन आप अपनी SIP इंक्रीमेंट नहीं करते, तो पैसे बैंक में बढ़ते रहते हैं. एंड सो दिस इज़ अ प्रोसेस दैट वी डू. वी लुक एट आर इनकम, वी लुक एट आर एक्सपेंसेस, हम अपने घर का बजट देखते हैं, इन्फ्लेशन कैसी है, और थोड़ा सा स्ट्रक्चरल रिट्वीक्स करते हैं. वंस इन 5 years हम पूरा कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू करते हैं पोर्टफोलियो का. फंड्स चेंज करते हैं, कैटेगरी चेंज करते हैं, एसेट एलोकेशन चेंज.
सकता है। ये मेरा फ्रेमवर्क है। अच्छा, अगर बताना चाहें तो एक सवाल है कि तो अभी तक जैसे आपने गोल सेट किए, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया, जी। तो हमेशा अपने गोल के पास जब पहुंचे तो सब कुछ ठीक चला, या कभी ऐसी कोई दिक्कत आपको लगी कि गोल अचीव करने में आपकी प्लानिंग कुछ खराब चल रही थी, कोई बदलाव किया आपने करने के लिए, या फिर जैसा किया सब कुछ सही रहता है? नहीं, थिंग्स हैव ब्रॉडली बीन गुड। एक चीज़ जो हम करते हैं, इसके गोल अगर सेट किया तो उसको अचीव करने में हम टाइम देखते रहते हैं। लाइक आई टेल यू नाउ, एक प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन एक गोल है, बड़ा गोल, जो पास आ रहा है अगले 1-2 साल में। अब अगर गोल 1-2 साल में पास आ रहा है तो आपको थोड़ा कंजर्वेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इक्विटी में हैं, इक्विटी का पैसा मेरे हिसाब से 5 साल का पैसा होता है मेरे लिए, और अगर आपका गोल 2 साल में है, तो अगर इक्विटी में 20-30-40% करेक्शन आ गया, जो कि 2 साल में आ सकता है, तो आपका गोल बिल्कुल वो हो सकता है। तो फिर हम पैसा थोड़े कंजर्वेटिव फंड्स में शिफ्ट करते हैं। सो एज द गोल गेट्स क्लोजर, I will move from an equity fund to a hybrid fund, or these days to some of the SIFs that we run, so that when I'm getting closer to my goal, the likelihood of achieving the goal is much higher. ओके अच्छा, अभी एक बात आपने बोली थी शार्क टैंक के बारे में, क्योंकि ऑन एयर हमने कभी बात नहीं की उस बारे में, हालांकि मेरी बात आपसे वैसे तो हुई है। मैं एक ज़रूर तारीफ करना चाहूँगा आपकी इस बारे में, क्योंकि कभी ऐसा मौका आता नहीं कि म्यूचुअल फंड की बात होती है ऐसे प्लेटफॉर्म पर। हम जब बात करते हैं तो हमेशा जो फाइनेंशियल या बिजनेस चैनल से वहाँ बात होती है, वहाँ पर आपने कई बार मैंने देखा कि म्यूचुअल फंड को यूज़ किया कई बारे में, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात हो या आपने उस इंडस्ट्री की बात हो, तो काफ़ी अच्छा लगता था सुन के कि कोई तो ऐसे जनरल प्लेटफॉर्म, जनरल मतलब जो नॉन बिजनेस चैनल हैं, वहाँ पर म्यूचुअल फंड को प्रमोट कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो शायद आपको डेडिकेशन जो हम बात कर रहे हैं वही है कि जहाँ मौका मिलता है आप इन्वेस्टर्स को एजुकेट करती हैं। तो मेरा एक सवाल इससे एक जुड़ा हुआ था, जैसे आपने कहा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स, और इसके लिए आप चाहे वो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हो, इन्वेस्टर कम्युनिकेशन हो या फंड मैनेजमेंट हो, इन बातों का ख्याल रखती हैं कि गलती से भी वो व्यक्ति जिसको उतनी अच्छी नॉलेज नहीं हो गलती ना कर पाए। और ये माना भी जाता है कि जिसको नॉलेज है वो ऐसा काम करे कि सामने वाला जिसको नॉलेज कम है वो गलती ना कर पाए। तो इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो जब रील बनाते हैं या कोई भी वीडियो बनाते हैं, तो आपका क्या एक मैसेज होगा कि वो कुछ ऐसा करें, भाई उनको तो पता है, उन्होंने तो ठीक है बना दिया, पर सामने वाला व्यक्ति किस तरह से मिस इंटरप्रेट ना करे। जैसे आपने SWP की बात की, तो उनके लिए क्या संदेश होगा कि उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है, वो किस तरह कंटेंट बनाएं, कैसे करें, कहाँ लाइन ड्रॉ करें कि जो इन्वेस्टर्स उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो मिसगाइड ना हो। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज मुझे लगता है निवेश में हमारी एक जिम्मेदारी है कि नए नए इन्वेस्टर मार्केट में आते हैं। हम सब बात करते हैं नए इन्वेस्टर क्रिएट करने की, लेकिन जो क्रिएट कर रहे हैं वो खुश हैं या नहीं, उसकी कौन जिम्मेदारी लेता है? आज जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं आधे कोविड के बाद आए हैं, एंड मुझे लगता है जो सबसे बड़ा कारण है लोगों के दुखी होने का वो एक्सपेक्टेशंस का है। आपने उम्मीद इतने की थी, आपको मिला उतना, तो आप करेक्ट एक्सपेक्टेशंस, मेरी सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, और हम अपने प्रोडक्ट्स में भी यही कोशिश करते हैं, आप एक्सपेक्टेशन ठीक सेट करें। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आई थिंक फॉर अ इन्फ्लुएंसर आप 3 चीज़ें बता सकते हैं। एक तो ये, अगर आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, किस होराइजन के लिए ये प्रोडक्ट है। यू नो, कोई चीज़ इक्विटी है, लेकिन अगर आप उससे 5 साल से कम रिकमेंड कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप बहुत बड़ी डिसर्विस कर रहे हैं। दूसरा, किस ज़रूरत के लिए है। SWP का हमने उदाहरण दिया, आप बनाइए 40 सेकंड की SWP की रील, पर उसमें 2 सेकंड ये कह दीजिए SWP is for those who need income. Correct. That means whoever doesn't need income will ignore the SWP. इन्हें कैश फ्लो मैनेज करना है, उनके लिए ज़रूरत है ना। आप तो किसके लिए है, राइट? और तीसरी बात, इसमें गलत क्या हो सकता है, बिकॉज निवेश के सफर में हर प्रोडक्ट में कुछ डाउन टर्न आएगा। आप अपफ्रंट बता दीजिए गलत क्या होगा। आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंस वेरी क्विकली। हमारी एक बहुत सक्सेसफुल लॉन्च रही है SIF कैटेगरी के साथ। हमने सबसे पहले उसकी प्रेजेंटेशन में बताया एक्सट्रीम केस में ये प्रोडक्ट कितना नेगेटिव हो सकता है। okay. और बिलीव में पंकज जी, और हम बार बार कहते हैं ये 18 महीने का प्रोडक्ट है। लोग हमें फ़ोन करके कहते हैं, हमें आर्बिट्राज का 3 महीना का पैसा कहते हैं, हम कहते हैं मत डालो। एंड बिलीव मी, इसका हमें इतना फ़ायदा हुआ है क्योंकि मार्च में
जब मार्केट में 12% करेक्शन आया, हमने ऑलरेडी लोगों को दिखा दिया था कि वर्स्ट केस ये प्रोडक्ट 3-4% गिरा, फिर वो प्रोडक्ट एक्चुअली 1% गिरा, 1% में एक फ़ोन नहीं आया, क्योंकि लोगों को पता था यार ये हो सकता है। तो अगर आप लोगों को बता रहे हैं कि भाई बारिश है, ट्रैफिक होगा, रोड बम्पी है, तो वो उसी उम्मीद से जाएगा या नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। सही इन्फॉर्मेशन और जो एक्सपेक्टेशन है वो सही हो तो शायद चीज़ें सही होती हैं। लेकिन जैसा आप बता रही हैं, एक एक्सपीरियंस आपने भी देखा होगा कि इन्वेस्टर्स, जिसे हम रिसेंसी बायस कहते हैं, चाहे वो एसेट क्लास की बात हो चाहे मार्केट कैप की बात हो, 2023 में 22 में स्मॉल कैप का टाइम था, सब लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते थे। अभी हमने देखा 2025-26 में गोल्ड सिल्वर का टाइम आया तो एसेट चेंज हो गया। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिसे पहले इन्वेस्टर्स इतना पसंद नहीं करते थे, देखते भी नहीं थे देखते भी नहीं थे, जब स्मॉल कैप में रिटर्न बन रहा था तब आप बात करते किसी से तो शायद वो नहीं करते। बाद में लोग पूछते थे ये स्कीम में मैंने क्यों नहीं किया या मुझे आपने क्यों नहीं बताया। तो ये बात तो हम जानते हैं कि इन्वेस्टर्स जो जहाँ रिटर्न दिखाई दे रहे होते हैं वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, उसमें कोई गलत नहीं है, कर लीजिए, पर नुकसान ये जैसे ही आपकी एक्सपेक्टेशन मैच नहीं होती, और वो होना भी नहीं है क्योंकि आपने एंट्री ही तब की है जब ऑलरेडी रैली हो चुकी है। उसके बाद जब थोड़ा सा गिरावट आती है या उतने ज़्यादा रिटर्न नहीं बनते हैं तो जल्दी निकल जाते हैं। तो ये जो हो रहा है ना कि बार बार चर्निंग हो रही है, गलत टाइम पर एंट्री, गलत टाइम पर एग्जिट, इस तरह का जो बिहेवियर हम देख रहे हैं, इसे आप कैसे एड्रेस करना चाहेंगे? इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, एडवाइजर्स को क्या करना चाहिए, इन्फ्लुएंसर्स को इस बारे में क्या करना चाहिए? आपकी क्या उनके लिए एडवाइस होगी? मेरी सिर्फ एक ही सलाह है और मैं इस टॉपिक पे बहुत पैशनेट हूँ। एक हमारी इंडस्ट्री में स्टैटिस्टिक है जो जहर है और इस सब का रूट है, और ये बहुत बुरी प्रॉब्लम, दैट इज ट्रेलिंग 1 ईयर रिटर्न। ये सारे फिनटेक प्लेटफॉर्म्स पे दिखता है कि आपका लास्ट 1 ईयर का रिटर्न क्या है। लोग क्या करते हैं, सॉर्ट मारते हैं, हाईएस्ट रिटर्न से सॉर्ट करते हैं, और जो उसमें चीज़ हाईएस्ट होती है उसमें पैसे डाल लेते हैं। कभी वो गोल्डन सिल्वर है, कभी वो ताइवान फंड है, कभी इमर्जिंग मार्केट फंड है, कभी चाहे जो भी है वो 1 ईयर रिटर्न के। एंड माई ओनली रिक्वेस्ट टू एवरीवन, आई हैव मेड दिस रिक्वेस्ट टू फिनटेक प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो, प्लीज स्टॉप शोइंग दिस 1 ईयर रिटर्न स्टैटिस्टिक। हमने अपनी वेबसाइट से बाय द वे बंद कर दिया। 1 ईयर मिसलीड्स योर एक्सपेक्टेशन। 1 साल का रिटर्न कभी आपको ये नहीं बताता कि आप 5 साल में क्या कर पाओगे। तो सबसे पहले तो दिमाग से 1 साल निकाल दीजिए। दूसरा, ये जो ट्रेलिंग रिटर्न का ऑब्सेशन है ना, यू डोंट केयर, फोकस ऑन रोलिंग रिटर्न। अगेन ऑन आवर वेबसाइट, वी ऑल्सो हैव अ वेबसाइट, वी ऑल्सो गेट अ लार्ज नंबर, हम रोलिंग रिटर्न दिखाते हैं कि जो कंज्यूमर, एवरेज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं, उसका 5 साल का एक्सपीरियंस क्या है। मैं खुद अपने पोर्टफोलियो के लिए अगर एक फंड चूज करती हूँ, आई लुक एट वन स्टेटिस्टिक, एवरेज 5 ईयर रोलिंग रिटर्न। जिस होराइजन के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें एवरेज रिटर्न क्या है, सबसे बुरा क्या है, सबसे अच्छा क्या है। प्लीज वाइडन द होराइजन एंड शो एवरेजेस, बीच की राह। एक्चुअली आज ना मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मैं कुछ प्रोडक्ट की बात करूं आपसे। मुझे ये जो चल रहा है आजकल, जो बिहेवियर में चेंजेस और यंग जनरेशन कहीं कहीं थोड़ा सा मिसगाइड भी हो रही है, उस पर बात करनी थी। पर अपने बात जो भी की तो एक सवाल आपसे पूछूंगा। जैसे आपका बेस्ट एडवांटेज फंड है, आप मार्केट में जानते हैं कि कुछ प्रो सिक्लिकल हैं, कुछ काउंटर सिक्लिकल फंड्स हैं, तो ऑब्वियसली अलग अलग टाइम पर अलग तरह के फंड्स परफॉर्म करेंगे। अब होता क्या है, जिस वक्त समय होता है कि प्रो सिक्लिकल का और एडलवाइज का बैप अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, लोग इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद में जब थोड़ा समय उसके लिए अनुकूल नहीं होता है, तो और उस वक्त फिर वो स्विच हो जाते हैं। अब आपने बात की थी कि 5 साल होराइजन होगा तो दोनों चीजें आपको मिलेंगी, तब आपको भी, चाहे वो प्रो सिक्लिकल हो या काउंटर सिक्लिकल हो, उसका एक्चुअल रिजल्ट तब मालूम चलेगा जब आप कुछ समय रुकोगे। तो ये जो आपने बात कही, मुझे भी ऐसा लगता है, और आपने भी देखा होगा, शायद आपके नंबर भी होंगे, ये चेंजेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। समय के अनुसार बैफ भी चेंज हो जाता है। नहीं, सब चेंज हो जाता है, बैफ भी चेंज हो जाता है, मिड कैप भी चेंज हो जाता है। मैं कहती हूँ फंड तो ऐसे चूज हो रहे हैं जैसे आज पूजा कल कोई दूजा है, ऐसा हमारा टेंडेंसी है। व्हाट मैटर्स इज, एंड बाय द वे आई विल टेल यू, आई इन्वेस्ट इन आर बैफ, I also invest in one other industry BAF that is counter cyclical. But you know how I have chosen that BAF? I will not name. See, important या pro cyclical भी चलता है, counter भी चलता है, दोनों अलग दौर में चलते हैं, तो दोनों होना बहुत अच्छी बात है।
लेकिन ऐसे मैनेजर के साथ इन्वेस्ट करिए जो अपना स्टाइल ना चेंज करे वक्त के साथ। हाँ, नहीं तो मैं जो दूसरा आई लाइक अस, क्योंकि हम प्रोसिकल हैं तो हम वैसे ही रहेंगे। वो जो दूसरा मैंने चुना है वो काउंटर है, वो काउंटर ही रहेगा। तो मैनेजर को कन्विक्शन होना चाहिए अपने आइडिया में, और आपको कन्विक्शन होना चाहिए मैनेजर पे। आप होल्ड करिए, कभी मेरा एक अच्छा करता है, कभी दूसरा अच्छा करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे ऐसे लोगों से प्रॉब्लम है जो आज प्रो हैं फिर कल काउंटर। दैट डजंट गो एनी। नहीं, सही कहा आपने। देखिए, ये बात सिर्फ इसकी नहीं है, बैप की, चलिए यहाँ तो एसेट एलोकेशन की बात है, बट कई बार ना स्टाइल में हम देखते हैं किसी का फंड, चाहे मिड कैप की बात हो, कि वेल डाइवर्सिफाइड है और किसी के एक फोकस अप्रोच है। अब ऑब्वियसली कि अलग अलग टाइम पर फोकस अप्रोच और जो डाइवर्सिफाइड अप्रोच है वो शायद अलग तरह से काम करें, पर जैसे कुछ समय तक वो स्टाइल या वैल्यू और ग्रोथ की बात कर लीजिए, तो इन्वेस्टर्स बहुत जल्दी वो चेंज कर लेते हैं। वो शायद बहुत बड़ा एक्चुअली एक और बात है यहाँ, ये जो नुआंस है ना, आपने जैसे कहा कि अब कोई मिड कैप फंड चला रहा है, कोई डाइवर्सिफाइड है, कोई फोकस्ड है, ये आपको घुस के देखना चाहिए। अब आप सिर्फ 1 ईयर रिटर्न देखेंगे और ये नहीं देखेंगे वो 1 ईयर रिटर्न क्यों आया, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप कर लीजिए, यू हैव अ फोकस्ड वन, यू हैव अ डाइवर्सिफाइड वन, बट नो, focused will be more volatile but maybe higher return, diversified will be more steady। लेकिन आप घुस के नुआंस में देखिए तो सही। बिल्कुल। अच्छा, मैं कुछ शॉर्ट्स में आपसे सवाल पूछूंगा। एक सवाल ये है कि यंग इन्वेस्टर्स स्पेशली हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट में एक कोई जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। आई थिंक कौन सा फंड चूज करें। एक्चुअली ये कौन सा फंड डज नॉट मैटर। स्टार्टिंग टू इन्वेस्ट, डिसिप्लिन टू इन्वेस्ट, स्टिकिंग टू इन्वेस्टमेंट मैटर्स मोर देन कौन सा फंड। और मैं तो एएमसी की हेड हूँ, तभी भी मैं कह रही हूँ कौन सा फंड डजंट मैटर दैट मच। अच्छा, अगला सवाल ये है कि ऐसी कौन सी बात हो सकती है जिसकी वो बिल्कुल परवाह नहीं करते पर करनी चाहिए। आई थिंक लोग गोल्स की परवाह करते नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है वो किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। दे आर इंटरेस्टेड इन किस में इन्वेस्ट करें, नॉट क्यों इन्वेस्ट करें। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के मामले में ऐसा कोई मिथ जो आप चाहती हैं कि वो बिल्कुल एकदम खत्म हो जाना चाहिए। There is a very funny one that mutual funds are risky. People think mutual fund means only equity. Mutual fund में इतने options हैं. You can invest in everything from overnight fund to China fund. Mutual fund does not mean only equity. Okay. अच्छा, कई बार पैसा अवेलेबल होता है अपने पास में, फिर भी इन्वेस्टर्स टाइम करने की कोशिश करते हैं, तो आपका व्यू एसटीपी के बारे में क्या है? So, I think most people are very poor at timing. Now, if you are investing, and this is a very counter view, if you are investing for 10 years, पंकज, आप 6 महीने की STP करें कोई फर्क नहीं पड़ता, to be honest. If you are investing for 3 years, then doing an STP matters. Got it. Because SIP तो अलग चीज है कि भाई वो कैश फ्लो मैनेजमेंट, because you don't have money, then how can you invest? But पैसा आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो उसको, कई बार अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कर डालो पैसा है तो इट डजंट मैटर। ओके। अच्छा, कोई बुक आप बताइए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो या लाइफ से रिलेटेड हो, क्योंकि आपसे मैं बात करता हूँ तो मुझे बहुत कुछ बातें मालूम चलती हैं कि इट्स नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट, बट अगर आपको एक अच्छी जिंदगी जीनी है तो उसके लिए लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो कोई बुक आप रेकमेंड करना चाहें? तो मैं तो अपनी दोनों किताबें बोल दूंगी, एक लाइफ पे, एक इन्वेस्टमेंट पे, लिमिटलेस लाइफ पे, और मैंगो मिलियनेयर निवेश पे। और दोनों ही अच्छी बुक है, मैंने दोनों ही बुक्स पढ़ी हैं और दोनों ही डेफिनेटली मुझे लगता है कि हर इन्वेस्टर को, नॉट इन्वेस्टर आज से, कि किसी भी व्यक्ति को दोनों ही बुक्स पढ़नी चाहिए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं वही समझ पाएंगे, एनी पर्सन कैन अंडरस्टैंड दैट। तो स्टूडेंट्स को भी मुझे लगता है कि उसे पढ़ना चाहिए। एक लास्ट सवाल आपसे मेरा और होगा, हालांकि आपने बहुत सारी बातें बताई इन्वेस्टमेंट के बारे में, सब चीज़ों के बारे में। ये जो इस वक्त समय चल रहा है, चाहे हम बात करें कि इकोनॉमी की या जियोपॉलिटिकल, ऐसे में इन्वेस्टर्स को किस बात को लेकर थोड़ी सी परवाह करनी चाहिए और किन बातों को या जो नॉइज है उसे बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए? Actually, in this time, in all times, asset allocation, in my view, is very important. Don't get very swayed by narratives. क्या होता है कि जब सिल्वर अच्छा कर रहा है तो लोगों को उसके नए इंडस्ट्रियल यूज आ जाते हैं, फिर जब कोरिया अच्छा कर रहा है तो लोग कहते हैं इंडिया में इनोवेशन है। ये जो नैरेटिव नए नए आते हैं ना, इनसे ज़्यादा आप स्वे मत होइए। एक जो बेसिक, बिकॉज नैरेटिव हर महीने बदलते हैं, हर साल आप बैठेंगे कोई नया नैरेटिव आएगा। सो डोंट गेट स्वेड बाय नैरेटिव्स। अगेन गो बैक टू आपको अपने पैसे से क्या चाहिए, एंड स्टॉप वॉचिंग द न्यूज़ एवरी डे, रियली टर्न ऑफ द टीवी। ओके, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा। कई बार क्या होता है कि लोग
एग्जाम्पल देते हैं, आपने कई एक बार कोट भी किया था उसको कि अगर आपने एनफील्ड नहीं बाई की होती, आपने वो शेयर ले लिए होते तो रोल्स रॉयस बाय करते, और ये बहुत बार एग्जाम्पल आता है। पर मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, और मेरे विचार यही हैं कि हर समय होता है, आपको लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए, आपको फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ये बातें बोलें तो ऐसे तो फिर मतलब हम कुछ करें ही नहीं, आज सिर्फ पैसा बचाते रहें। तो मेरे एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जो यंग इन्वेस्टर्स हैं, इवन स्टूडेंट्स हैं, जो भी मतलब लोग हैं, यंग जनरेशन है, वो एक ज़िंदगी में किन बातों का ख्याल रखे कि उनकी लाइफ वो पैसे से भी सही रहे। ये कहना ना कि आप 40 साल में रिटायर हो जाएंगे, सब मुझे लगता है कि कहने वाली बातें होती हैं, है ना? I find all these things very funny, and very extreme again. I think ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, और उसको पूरी तरह, और मैं अब एक माँ के नज़रिए से बात करती हूँ कि मैं अपने बच्चे को क्या सलाह दूँगी। I would want my child when he is 20 and has finished college to also experience life, to travel, because I can't travel when I'm 80, right? I can have a big mutual fund portfolio, but I can't travel when I'm 80. तो हर पॉइंट में ज़िंदगी जीनी भी चाहिए, लेकिन फ्यूचर के भी लिए भी प्लान करना चाहिए, और दोनों चीज़ें साथ साथ हो सकती हैं। I'll tell you, when I was at 21 year old, मैंने कॉलेज फिनिश किया था, होम लोन थे, मैंने सबसे पहले SIP नहीं की थी, मैंने सबसे पहले लुई विटॉन का बैग लिया था, क्योंकि मैं मिडिल क्लास घर से आती थी और पहली बार कमाई थी, तो लगा यार कुछ करें। These are normal things at a 21 year old. But I also saved some money so that I could start my business later. I am a big believer in this concept of middle path in life. खर्चा भी करो, enjoy भी करो, थोड़ा सेव भी करो. I tell young people, if you can save 10-15% of your post-tax income when you start, वो भी ठीक है, आदत अच्छी डाल. And whatever you do, don't do it for comparison. Don't buy a bag for comparison. Because किसी और ने लिया या सोशल मीडिया पे दिखा. Do it because it makes you happy. Again, on this whole retirement thing, I find it very funny that people want to retire at 40. I think जो काम अगर आप कर रहे हैं, like I wrote in this thing, I could retire. But I enjoy the work I do. मैं जो बिल्ड कर रही हूँ, मुझे उसमें मज़ा आता है, मुझे इन्वेस्टर्स के साथ बात करने में मज़ा आता है, तो मुझे 40 पे रिटायर करने का कोई शौक नहीं है. तो आप काम ऐसा करो जो आप एंजॉय करते हो, एंड होपफुली, और हर काम में अच्छी बुरी बातें दोनों हों, बट अगर आप काम ऐसा कर रहे हो जो आप रिटायर, then you will not feel these needs to. So I find these very very extreme conversations and I don't understand them. नहीं, सही बात है। बिल्कुल, कई बार ना मैं ये बात देखता हूँ कि कोई ये बोलता है मुझे इस एज में ये अचीव करना है, या मुझे रोल्स रॉयस लेनी है। मैं कहता हूँ अगर आप 30 ईयर्स की एज में XUV 700 भी ड्राइव कर रहे हैं, शायद ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आप 70 साल की एज में, 60 साल की एज में एम कर रहे हैं कि मुझे उस टाइम पे एक चीज़ होगी, तो हर टाइम का एक वक्त का की ज़रूरत होती है। तो आई लव म्यूचुअल फंड्स, बट यू कांट लिव इन एन SIP ना, यू कांट. An SIP will not give your mother happiness na. If I have to give a son a car for his birthday, little toy car, or if I have to take my father on vacation, these are things that give you happiness. ये NAV से थोड़ी आएंगे. तो I am not the MF CEO who says जो कमा रहे हो सारा SIP में डालो. जरूरत भी तो कोई चीज़ होती है. थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला, और मुझे आपसे ऑन एयर ऑफ एयर हमेशा बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं, बल्कि जो लाइफ में जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो मॉडेस्टी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अप्रोच करना बहुत ही आसान है. मतलब जब चाहो हर जगह पे मैं देखता हूँ कि जहाँ भी बात आती है इन्वेस्टर एजुकेशन की, आप कभी ना नहीं बोलती, समय देती हैं. तो आपने आज समय निकाला, बहुत सी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू. तो आज हमने राधिका जी से बात की, और आपने देखा होगा कि उनसे जब बात करते हैं तो सिर्फ बात इन्वेस्टमेंट की नहीं होती है. लाइफ में कैसे आप बैलेंस बना के चल सकते हैं, कैसे आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि पैसा कमाना मकसद नहीं है, उस पैसे को एंजॉय भी करना है. एंजॉय तभी करेंगे जब आपके जो उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशन हैं, वो सही होंगी. 40 साल में रिटायर होना, ये कहना आसान होता है, लेकिन क्या सच में आप हो सकते हैं? नहीं हो पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. फिर आपको लगेगा कि शायद जो मैंने सोचा वो नहीं हो पा रहा है, निराशा होगी. इससे अच्छा ये है कि गोल इस तरह का बनाया जाए, या काम वो किए जाएं जिससे आप एंजॉय कर रहे हैं. तो इसके लिए मुझे लगता है आज की जो चर्चा रही है बहुत ही यूज़फुल थी. आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो, आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं. फंडनामा के इस एपिसोड में इतना ही. अगले एपिसोड में फिर आपसे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी. नमस्कार, धन्यवाद.
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।